Hello everyone, how are you? I hope all are good. हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था उसमें से हमने आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो पोर्शन कंटिन्यू है उसमें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने जो 5 लॉज होते हैं उनमें से 3 लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंप्लीट किया। सेकंड लॉ हमारा क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को रीड किया। एंड आफ्टर देन जो हमारा थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट लॉ रहने वाला है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को समझने के लिए हमें पहले कुछ समझना होगा कि कैसे रेशो जो उनके मोलिकुलर मास की रेशो होती है वो कैसे फिक्स होती है दूसरे के साथ। इसी को समझने के लिए हम इस लॉ को पढ़ेंगे। आओ चलते हैं, देखते हैं लॉ क्या है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी कोई दो एलिमेंट है हमारे पास, कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी। ए बी जो है वो सेपरेटली कंबाइन करते हैं किससे? फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट सी। इज आइदर द सेम, या तो सेम रहेगी उनकी रेशो, और सम सिंपल मल्टीपल, या फिर मल्टीपल रहेगी of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब A और B दो एलिमेंट अलग अलग किसी तीसरे के साथ जिसकी रेशो फिक्स है कंबाइन करते हैं, तो जिसमें A B की जो रेशो होती है वो किसके सिंपल या मल्टीपल होगी? जिसमें A B डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इस रूल को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट है। हमारे पास क्या है? ए और बी दो एलिमेंट है। इसने सी के साथ कंबाइन किया सेपरेटली। ए ने सी के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया? ए ने सी के साथ कंबाइन करके ए रेशो सी बना लिया। इन द केस ऑफ बी, बी ने सी के साथ कंबाइन किया तो क्या बनाया? बी और सी बनाया। और जब ए और बी ने आपस में कंबाइन किया तो क्या बनाया? ए रेशो बी बनाया। तो इट मींस क्या हो गया इसमें कि ए बी का जो रेशो ए सी और बी सी में है वो सिंपल या फिर मल्टीपल होगा किसके? जिसमें ए बी आपस में डायरेक्टली कंबाइन होते हैं ए और बी के। इज दैट क्लियर? सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे। जब ए और बी एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन होते हैं सी एलिमेंट से जिसका मास क्या है? फिक्स्ड मास है। फिक्स्ड मास है तो ए सी के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? ए रेशो सी बना लिया। वेयर एज इन द केस ऑफ बी सी के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है? बी रेशो सी बना रहा है। जबकि ए बी आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? ए रेशो बी बना रही है। ये तो एक केवल आपको दिखाने के लिए ये ए बी का एग्जांपल गिवन है। अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सीओ का। जिसे हमारे पास सी और ओ दो एलिमेंट है। सी और ओ ने सेपरेटली फिक्स्ड मास ऑफ ओ एच के साथ कंबाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सी और ओ ने सेपरेटली किससे कंबाइन किया हुआ है? एच से कंबाइन किया हुआ है। तो जब सी एच के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? CH4 बना लेता है। जबकि एच ओ के साथ कंबाइन होगी क्या बना लेगा? वाटर बना लेता है, H2O बना लेता है। और जब सी आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? CO2 बना लेता है। यहां तक क्लियर है? देखो CH के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? CH4। और जब वाटर के साथ HO के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा। और CO के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? CO2 का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है कि जो रेशो इसमें है फिक्स्ड, क्या इसमें हाइड्रोजन तो फिक्स्ड है, रेशो सी और ओ की जो रेशो रहेगी वो सिंपल या मल्टीपल होगी किसके? जो CO की रेशो होती है उसके मल्टीपल होती है।
अब देखो कैसी होती है, हमारे पास CH4 है, CH4, C के कितने हैं यहाँ पे 12 होते हैं, और हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 हो गए। अब इन द केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में देखते हैं हम, वाटर के केस में क्या रहेगा H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के हम इसी साइड लिख लेंगे। ऑक्सीजन के कितने हैं 16 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने होते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे लिखेंगे, ऑक्सीजन के हमने यहाँ पे लिख लिए, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हो गए हमारे पास। ओके, CH4 का भी हमने कर लिया रेशो, और यहाँ पे वाटर का भी रेशो हमने कर लिया। अब देखो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है 2 है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसकी 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 32 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर के कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए 16 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यह हाइड्रोजन के तो फिक्स हो गई 4 और 4, और कार्बन और ऑक्सीजन के रेशो क्या हो गई 12:32। ये किसकी है, ये कार्बन की है, और ये ऑक्सीजन की है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे CO2 में कितनी है, कार्बन की 12 रहेगी। CO2 के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे देख लेते हैं, CO2 के लिए अगर हम देखें, कार्बन की 12 रहेगी और ऑक्सीजन की 32। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है, जो रेशो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की है, सेम वही रेशो कहाँ पर होगी, जब वो डायरेक्टली आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये लॉ हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है लॉ में, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, CH4 बना लेता है, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और आपस में डायरेक्टली क्या बना लेते हैं, CO2 बना लेते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि CH जब इससे बनाएगा, CH4 बनाया, HO के साथ वाटर बनाता है, और CO के साथ CO2 बना लेता है। अब रेशो देखेंगे हम, CH4 में जो रेशो है C का 12, H हाइड्रोजन है जो उसका 4 होता है, यहाँ पे वाटर की है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के लिए लिखने के लिए यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की हमने इस साइड लिख लिया, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को इक्वल करने के लिए हमने कितने की मल्टीप्लाई की, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है 32:4 आ जाता है। अब देखिए इसमें कार्बन और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उनका रेशो क्या है 12:32 है। अब जब ये डायरेक्टली कंबाइन होते हैं तो इसके रेशो को देखते हैं, तो जब रेशो को देखेंगे तो CO2 का भी रेशो क्या है 12:32 होता है, तो दोनों का रेशो ही सेम होता है, और यही क्या है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो लॉ है वो वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस से रिलेटेड होता है, कि गैस के वॉल्यूम, रिएक्टिंग गैस का जो वॉल्यूम होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप रखता है। आओ देखते हैं उसको। नेक्स्ट लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और गैलुशैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जो ये लॉ है ये किससे रिलेटेड है, गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ है ये हमारा। ओके, तो इसमें जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन को की, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को करने के बाद उसने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन किसके बीच में, रिएक्टेंट के वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है ये, व्हेन गैसेस रिएक्ट देयर वॉल्यूम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन हो जाती है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फिर इसे दोबारा रिपीट करेंगे, व्हेन गैसेस रिएक्ट देयर वॉल्यूम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। देखिए इसको हम कैसे समझते हैं आगे, देखो इसमें अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है H2 + Cl2 इजिकल टू क्या बन जाएगा 2HCl। ओके, ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें समझेंगे कि इसमें क्या सिंपल रेशो आएगा। हाइड्रोजन के इसमें कितने वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम, जबकि क्लोरीन का इसमें कितना है 1 वॉल्यूम,
और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 वॉल्यूम। ओके, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1:2 हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम जो इक्वेशन लेते हैं वो लेते हैं N2 + 3H2 = 2NH3। ये अमोनिया की रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन के कितने मोल है 1 मोल, जबकि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 3 मोल और NH3 के 2 मोल है। तो इसकी रेशो क्या रहेगी हमारी 1:3:2 रहने वाली है। ओके, इस लो के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास गिवन है गैसेस, उनके बीच में जो वॉल्यूम होता है उसमें सिंपल रेशो रहती है। ओके, तो इन वाली इक्वेशन से आपको ये लो अच्छी तरह से कंसीडर हो गया होगा, आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इसमें आए हैं वो सब हम, और साथ साथ में आप प्रैक्टिस करना। ओके, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 30 या 38 ईयर के लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे 1 बाय 1 करके सोल्व कराएंगे। तो चलो करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कौन सा है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एट STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड वेपर्स इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। इसकी डेंसिटी पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है CCl4 की, CCl4 की यहाँ पे डेंसिटी पूछी हुई है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले CCl4 का 1 मोल कैलकुलेट करना होता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे 1 मोल ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड किसके इक्वल हो जाएगा, C का कितना है यहाँ पे 12 प्लस Cl के कितने हैं 4 और इंटू क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। ये सभी को पता है कि कार्बन का 12 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने पर हमारा कुल टोटल आता है 154 आ जाता है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आता है रिजल्ट 154। तो 154 मोल हो गए। 1 मोल ऑफ CCl4 कितने हैं 154। तो 154 के लिए हम क्या करेंगे 154 ग्राम कहीं में है 22.4 लीटर में प्रेजेंट है। 154 ग्राम CCl4 कितने में प्रेजेंट है 22.4 लीटर में। तो हम यहाँ पे क्या पूछा हुआ है ग्राम पर लीटर में पूछा हुआ है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, डेंसिटी हो जाती है हमारी पहले ग्राम 154 अपॉन ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना तो ये होता है 154 अपॉन 2.4 पॉइंट हट के 0 लग जाएगी और इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.8 ग्राम पर लीटर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर लीटर या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6.8 कैसे 6.8 ग्राम पर लीटर। ठीक है, दोनों किसी भी तरीके से आप लीटर को यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखो इसमें क्या कहा एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर्स इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। नीट 1988 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है कि इस साल आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को रिपीट करके भी कई बार दे देते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे जैसे CCl4 है, यहाँ पे CO2 दे सकते हैं या फिर SO2 दे सकते हैं। पैटर्न तो सेम ही रहेगा, केवल चेंज कर देंगे उसमें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 मोल ऑफ CCl4 निकाल लेंगे। जब 1 मोल ऑफ CCl4 हमने कैलकुलेट किया हमारा कितना आया 154 ग्राम आ गया और 154 ग्राम कितने में प्रेजेंट है 22.4 लीटर में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी कितनी होगी 154 अपॉन 22.4 लीटर हो जाएगी और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आता है 6.8 ग्राम पर लीटर, क्योंकि इसने पूछा भी कहीं में है ग्राम पर लीटर में पूछा हुआ है। तो हमारा आंसर आता है 6.8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 gases in the ratio of 1:4. WW means weight per weight. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? उसने क्या पूछा हुआ है? मोलर रेशो पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? मोलर रेशो पूछा हुआ है। तो पहले इसमें जो रेशो दिया है वो किसका दिया हुआ है? मोल का रेशो दिया हुआ है। उसके बाद हम कहीं का रेशो दिया हुआ है, इसमें वेट का रेशो दिया हुआ है। उसके बाद हम मोल्स का रेशो निकालेंगे और आफ्टर देन मोलर रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। रेशो ऑफ वेट किसके लिए है? W हाइड्रोजन के लिए, और रेशो किसके लिए है इसमें? ऑक्सीजन के लिए। इक्वल कितना गिवन है? 1:4। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो रेशो ऑफ वेट कितना है? 1:4। अब रेशो ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। रेशो ऑफ मोल्स हाइड्रोजन और किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 1 है वेट, तो 1 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स के लिए, और यहाँ पे हमारा 4 ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? बोलिए 32। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए आप, इसमें क्या पूछा है? मोलर रेशो पूछा हुआ है। तो मोलर रेशो क्या हो जाएगी? इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगी 32 × 1/2 × 4। 2 × 4 हो जाएगी। 4 से डिवाइड करो। 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमारी कितनी हो गई? 4 × 1 कितना हो गया? अपॉन 1, तो 4/1। तो हमारा रेशो कितना आता है? 4:1। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4:1। देखिए इसमें 4:1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी 2026 में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से मोस्टली न्यूमेरिकल ही आएगा, और न्यूमेरिकल जो आएगा बहुत इजी आएगा। तो क्या था? इसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे सेम। ये देखकर चलना कि जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। तो जितने भी 38 इयर्स के हैं क्वेश्चन सारे हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। पहला, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 and O2 गैसेस। मिक्सचर में कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट है? H2 and O2 इन द रेशो ऑफ 1:4। देखो वेट के अकॉर्डिंग है, तो वेट के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया 1:4। अब वेट के अकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है? मोलर रेशो पूछा हुआ है। तो मोलर रेशो पूछने से पहले हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालने हैं। तो रेशो ऑफ मोल्स इक्वल क्या आ जाएगा? 1 हाइड्रोजन का 2 होता है, एंड 4 है यहाँ पे। 4 के लिए फिर 32 ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना रहेगा? ये ऑक्सीजन के लिए हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे 16 होता है O के लिए, और ऑक्सीजन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? O2 के लिए 16 × 2 = 32। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर 4:1। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एवोगैड्रो से रिलेटेड है, आई थिंक एवोगैड्रो से। ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, और नीट 2025 में आया हुआ है। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा जो नीट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एवोगैड्रो से रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, और 2015 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही 2015 में आया हुआ है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इफ एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 × 10⁻23 per mole to 6.022 × 10⁻20 per mole, दिस वुड चेंज। हमारे कितने गिवन है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर? Na 6.022 × 10⁻23 पर मोल के लिए है कि नहीं है? और उसने कहा कि
इसको कहीं में चेंज कर लिया हमने, 6.022 इंटू 10⁻22 पर मोल में चेंज हो जाता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा हुआ है। अब देखिए पहला क्या है, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड है हमारा द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का जो मास है उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है द रेशो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। फोर्थ हमारा है द रेशो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड। ये हमारे 4 ऑप्शन है। अगर हम एवोगैड्रो नंबर को चेंज कर दे, उसकी पावर चेंज हो गई हमारे पास, 6.022 से कितने में, 10⁻23 से कितने में आ गया, 10⁻22 में आ जाता है। तो इसमें द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 measured at 0 degree Kelvin and 1 atoms is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। ये नीट 2028 का क्वेश्चन है। देखो इसे करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो प्रोपेन गैस है इसकी इक्वेशन हमें आनी चाहिए। प्रोपेन क्या है, एल्केन होता है, एल्केन, और ये क्या प्रोपेन मेथ प्रोप, तो फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n+2 होता है। तो जब हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं प्रोपेन के लिए, C3 हो जाएगा H2 × 3+2, कितना हो जाता है, C3 3 दूनी 6 और 2 8 H8। तो प्रोपेन का फॉर्मूला यहाँ पे वैसे गिवन है आपको, अगर नहीं आता तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, C3H8 प्लस उसने क्या कहा, इसको बर्न करना है, जलाना है। तो जलाने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन इसमें ऐड होती है तो क्या निकलती है, CO2 बाहर निकलेगी, और CO2 के साथ वाटर, ऑक्सीजन O2 एंड O4, इसको बैलेंस करेंगे देखो कितने हो जाते हैं, हाइड्रोजन के 8, यहाँ भी 8 है, 8 हो गई हाइड्रोजन के, कार्बन के कितने हैं, 3 है, तो कार्बन के भी 3 हो जाते हैं, 10 हो गई यहाँ पे ऑक्सीजन के, 3 दूनी 6 और 4 10। ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे प्रोपेन का तो 1 लीटर या 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे इसके कितने हैं, 5 वॉल्यूम, ऑक्सीजन के कितने, 5 वॉल्यूम, किस पे है, एनटीपी पर। या इसको लिख सकते हैं 1 लीटर और 5 लीटर, ओके, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन एनटीपी से कहीं में बदल दी जाए, एनटीपी से सेम कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में चेंज कर दी जाए, तो उसमें भी इतने ही लीटर रिक्वायरमेंट होगी। तो कितने लीटर की रिक्वायरमेंट होगी, 5 लीटर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5 लीटर, ओके। अगर एनटीपी पर इतना है, हमारा कितना है, 5 लीटर की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम इसको कंडीशन को चेंज कर दे तो फिर भी 5 लीटर की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके। द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 and SO2 are 32 and 64 at 15 degree Celsius and 150 mmHg pressure 1 liter of oxygen contains कितने, n molecules contain करती है। The number of molecules in 2 liter of SO2 under the same conditions of temperature and pressure will be, कितना होगा, देखो कितने कंटेन करती है, n moles। We know that according to the Avogadro law, क्या है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर गिवन सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस,
तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन कितने कंटेन कर रही है 1 लीटर में? n मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। 1 लीटर में कितने कर रही है? n मॉलिक्यूल्स। उसने क्या कहा? 2 लीटर ऑफ SO2, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2n। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2n। हमारे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आप सबको ये सारे जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए आपको सब समझ में आ चुके होंगे, और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखने में तो ये बहुत टफ लगते हैं, लेकिन इनका आंसर जो होता है एक एक दो दो लाइन का होता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। 4 नंबर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नीट में भी आया हुआ है। नीट में ये क्वेश्चन 1990 में आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।